आज हमारे साथ हैं प्रवीण अत्रे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एक विचारशील मेरे दोस्त भी हैं। तो आज इनसे किसान आंदोलन और दूसरे विषयों पर बात करेंगे 2 मिनट के लिए। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि जो किसान आंदोलन का आज का स्टेटस क्या है? आप कैसा महसूस करते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में कि किस स्थिति में है आंदोलन? देखिए, जिस तरह से 26 जनवरी के दिन जी कुछ अराजक तत्वों ने किसानों के भेष में पूरे देश को शर्मसार किया, जी जिस तरह से विपक्षी दलों ने भोले भाले किसान भाइयों के कंधे का उपयोग करके जी गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश की, जी इस बात से पूरे देश का किसान इनके असली चेहरे से वाकिफ हो गया। प्रवीण जी, शुरू में ही सरकार की तरफ से ये कथन ये बयान आया था कि इसमें खालिस्तानी समर्थक लोग भी हैं। तो ये जो एजेंसीज हैं देश की, वो उनकी क्या स्थिति थी? क्या उनकी फेलियर नहीं है ये? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं वर्मा जी। आपको याद होगा जिस वक्त एनआईए ने हाँ जी, कुछ तथाकथित किसान नेताओं को नोटिस भेजा था, हाँ हाँ, आपने देखा था किस तरह से विपक्षी दल के नेता विधवा विलाप करने लगे थे। जी 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 किस तरह से ये कहना शुरू कर दिया था कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, किसान नेताओं को एनआईए का नोटिस जा रहा है। जी जी लगातार इन एजेंडाधारियों ने हमारे भोले वाले किसानों के कंधे का उपयोग अपने एजेंडे को स्थापित करने के लिए किया है। ठीक। क्या इन लोगों को 26 जनवरी की इंतजार थी, यानी प्लानिंग थी कुछ इस तरह की कि वे 26 जनवरी को लेके ये फोकस किए हुए थे या अपनी योजनाओं को? देखिए, आपको याद होगा जब ये बार बार ये बात कर रहे थे कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे, इनको पुलिस के द्वारा भी ये कहा गया कि आप 26 की बजाय 25 को कर लीजिए, आप 27 को कर लीजिए। लेकिन इनकी जिद ये थी कि हम 26 को ही करेंगे, क्योंकि इन एजेंडाधारियों के दिमाग में ये चीज का एजेंडा था। तारीफ करूंगा दिल्ली पुलिस की भी, जिन्होंने पूरे धैर्य का परिचय दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान भी किसान पुत्र ही हैं। जी जी उन्होंने इनको अपना माना, उन्होंने बल का प्रयोग नहीं किया, लगातार इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन किसान के रूप में जो ये भेड़िए थे, इन्होंने उन्हीं किसान पुत्रों पे तलवारें भांजी, भाले चलाए, ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। ये सारा पूरे देश की जनता ने देखा। हाँ प्रवीण जी, हम जो बात कर रहे थे उसमें क्या आपको नहीं लगता कि जो आखिरी मीटिंग हुई है सरकार और किसान यूनियन के नेताओं के साथ, कि इन्होंने एक मौका था वो खो दिया, अब ऐसी कोई संभावनाएं नजर नहीं आती? देखिए, ऐसा है वर्मा जी, सरकार ने लगातार 11 दौर की वार्ता की। जी, आपको याद होगा जब 5 तारीख की वार्ता हुई थी, हाँ जी, उस वार्ता में सरकार की तरफ से किसान संगठन नेताओं को एक प्रस्ताव दिया गया था, हाँ जी, कि जो भी आपकी आशंकाएं इन 3 कानूनों के प्रति हैं, सरकार आपको उन आशंकाओं के निवारण के लिए लिखित प्रस्ताव देने के लिए तैयार है। जी, और आपको ये भी याद होगा कि शाम को जब किसान संगठन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें एक पंजाब के किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे थे कि हमारी 9 आशंकाएं थी, सरकार ने आशंकाओं के निवारण का प्रस्ताव दिया, लेकिन हमें मंजूर नहीं। जी, मैं उसी दिन ये बात कह रहा था कि अब ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं रहा, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। जी, जी, क्योंकि जब किसान की आशंकाओं के निवारण के लिए सरकार तैयार थी, उसके बावजूद भी ये संगठन के नेता लगातार इस जिद पे अड़े रहे कि इन कानूनों को रिपील करो। तो वहीं से एक बात समझ आ गई थी कि इनकी चाबी किसी और के हाथ में। जी। तो पंडित जी, आप ये बताएं कि इस आंदोलन के कारण जिस तरह की लोगों में नेगेटिविटी बनी है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी या प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई नुकसान हो सकता है? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि भाई ये बातें आम आदमी जो है ना, इनको कुछ अन्यथा भी ले रहा है। देखिए, एक चीज तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये जो 3 कृषि कानून है, जो 3 कृषि सुधार है, ये पूरे देश के किसानों के लिए बने हुए कृषि सुधार है जी। ये किसी एक प्रदेश के लिए नहीं है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। तो अभय सिंह चौटाला बार बार अपने मंच से ये कहते थे कि ये ड्राफ्ट 2013 में यूपीए 2 में सरदार मनमोहन सिंह के टाइम पे भी आए, तो इसका मतलब तो वास्तव में ये रिफॉर्म्स की कोई
को प्रयास था? देखिए बिल्कुल, आपको थोड़ा सा और मैं बता दूं, जब शंकरलाल गुरु कमेटी पहली बार बनी इन कृषि सुधारों के लिए, लगभग 22 साल से लगातार हर साल इन कृषि सुधारों पे चर्चा होती जी। रही, इन कृषि सुधारों की मांग होती जी। रही, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में वो इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि किसान के हित का तो कभी सोचा ही नहीं था। जी जी जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान हित को देखते हुए इन कृषि सुधारों को करने का बीड़ा उठाया। पंडित जी, इसी से जुड़ा एक सवाल और मेरे दिमाग में आया कि जैसे नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आक्षेप होते हैं, इसी तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी किसान विरोधी बताते हैं इस बात के, जबकि उनको जानने वाले या जो तथ्यों की बात करने वाले लोग हैं वो इस बात से सहमत नहीं है। देखिए, एक बात तो बड़ी हैरान भी करती है, लगातार विरोधी दल के नेता इस तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं। जी। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। एक छोटे किसान परिवार से संबंध रखते जी, खुद खेती की खुद खेती की हुई है उन्होंने। 3 एकड़ जमीन के वो मालिक थे। 1 एकड़ जमीन उन्होंने सामाजिक कार्य के लिए दान कर दी। जी। जिस व्यक्ति ने अपने हाथ से खेती की हो, छोटे स्तर का किसान हो, उसको किसान की समस्याओं का बहुत बेहतर ख्याल था। जी जी। जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हाँ जी। सबसे पहले उन्होंने किसान हित के अंदर योजनाएं बनानी शुरू की। जी। देखिए, आप भी जानते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसी योजना मैं थी। खुद ये बात कहना चाहता था अभी। हाँ जी जी, एक प्रयास था और एक परीक्षण भी था। परीक्षण भी था कि किसान जब आप की MSP फसल का- दे रहे हैं तो Absolutely, हाँ जी जी। कि किसान की फसल का एक एक दाने की खरीद हो, ये मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने सुनिश्चित किया। जी। और जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, जी। वो सिवाय धान और गेहूं के MSP पे दूसरी फसलें नहीं खरीदती थी, क्योंकि धान और गेहूं जो है केंद्र सरकार खरीदती हाँ, है। इन्होंने तो मूंगफली को भी इन्होंने इंक्लूड करने यस, मूंगफली क्या, बाजरा क्या, मूंग क्या, दालें क्या, सरसों क्या, किसान की हर फसल को MSP पे खरीदना सुनिश्चित किया। जी। जो मुख्यमंत्री इतना किसान हितैषी हाँ हो, जी। मैं तो एक बात बड़ा स्पष्ट तौर पे कहता हूं वर्मा हाँ जी, जी। कि ये राजनीतिज्ञ होते हुए भी राज ऋषि की तरह बर्ताव करने वाले व्यक्ति हैं। जी। और यही शायद विपक्ष को पचता नहीं है। तो अत्र जी, इसमें एक बात और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग भी हैं, कि मुख्यमंत्री की अवेलेबिलिटी है सही नहीं है, या वो कोई ऐसा सिस्टम में कोई कमी है कि जो लोग मिलना चाहते हैं मुख्यमंत्री से वो मिल नहीं पाते। उनकी आम तारीख में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं या MLA MP हैं, उनकी भी इस तरह की शिकायत रही है। तो क्या आप इस बात से सहमत आप? नहीं, देखिए, मैं तो इसको कतई नहीं मानता जी। क्योंकि मैं जब भी चाहा, मुख्यमंत्री जी अगर मैंने समय मांगा, मुझे समय मिला, तो मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं। मैं तो ये कहूंगा, अगर कोई इस तरह का प्रचार करता है तो वो भी एक दुष्प्रचार है। अच्छा पंडित जी, ये बताओ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अपने गांव को, अपने हलके को, अपने ज़िले को अपनी राजनीतिक प्रकाष्ठा तक ले जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ज़िला भी वही है, इलाका भी वही है, वो इस चीज़ को कैसे क्यों नहीं करा पा रहे? देखिए, पहले तो हमने ये समझना होगा कि जो मुख्यमंत्री होता है वो पूरे प्रदेश का होता है जी। वो किसी एक जिले का नहीं होता, किसी एक गांव का नहीं होता, किसी एक शहर का नहीं होता। उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे प्रदेश का समान विकास। इससे पहले की सरकारें केवल क्षेत्रवाद से जुड़ी रही, भाई भतीजावाद से जुड़ी रही। आपने देखा जो व्यवस्था हरियाणा में थी, नौकरियों के अंदर धांधली, खर्ची पर्ची, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार। मनोहर जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले व्यवस्था परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया। नौकरियों के अंदर किसी तरह की पर्ची खर्ची नहीं चलेगी, ये सुनिश्चित किया। क्षेत्रवाद नहीं चलेगा, पूरे हरियाणा का विकास समान रूप से होगा, ये सुनिश्चित किया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जब ओम प्रकाश चौटाला पर सिरसा जिले का विकास करने का आरोप लगता था, चौधरी बंसीलाल पे भिवानी का लगता था, चौधरी भजनलाल पे हिसार का लगता था, इन्होंने सभी 90 विधानसभाओं में जाके इस मान्यता को समाप्त कर दिया और सबके लिए काम करने की बात। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने देखा कि जिस वक्त 2019 में मनोहर जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तुरंत उन्होंने सभी 90 विधायकों को उनके हलके के अंदर अपना विकास कार्यों के लिए फंड की उपलब्धता करवाई कि सभी विधायक अपने अपने हलके के अंदर विकास कार्यों की एक डिटेल लेके आए, जिससे कि सब जगह समान विकास हो। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जो वायदे किए गए, जो प्रोजेक्ट मंजूर किए गए,
क्या आपको लगता है कि उन पे काम चल रहा है या होगा? देखिए ऐसा है, जिस तरह से बड़ौदा के अंदर जो हाईवे है उसके ऊपर आईएमटी बनाने का सरकार उस वक्त जो बात कही गई, जिससे कि वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहाँ का आर्थिक विकास यूनिवर्सिटी होगा, की बात यूनिवर्सिटीज की बात है। तो जितनी बातें सरकार की तरफ से की गई, सरकार उन सबको पूरा करेगी। ये क्योंकि ये वो सरकार है जो पूरे हरियाणा के समान विकास की बात करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है। आप जो है ना, व्यक्तिगत अगर हम बात करें, पंचकुला से आपका ताल्लुक है, बहुत लोग आपको पंचकुला से इसलिए जोड़ के माध्यम के चलते हैं कि आपकी राजनीतिक आकांक्षा भी है, राजनीतिक आदमी महत्वाकांक्षी भी होता है। तो मुख्यमंत्री क्या पंचकुला को विशेष तौर पर फोकस करके नहीं चल रहे हैं? देखिए पिछले, अगर मैं 6 साल की बात करूं, हाँ जी, मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पंचकुला के अंदर 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए। जी जी। तो ये बात तो इस बात की तरफ इशारा करती है कि किस तरह से वर्तमान सरकार ने पंचकुला के लोगों के लिए, पंचकुला के लिए विकास कार्य की बयार बहाई है। जी जी। और इसी तरह के विकास कार्य पूरे प्रदेश में लगातार हो रहे हैं। जी 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 जी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ जी, कि अब क्योंकि 4 साल अभी सरकार के पड़े हैं, कुछ लोग बीच बीच में जेजेपी के साथ बीजेपी के संबंधों को लेकर तरह तरह की बात उल्टी सीधी करते हैं, कोई पॉजिटिव कहता है, कोई नेगेटिव। क्या लगता है कि आपका इनका ये जो तालमेल है, ये स्थायी है, अस्थायी है, या कुछ भी हो सकता है? देखिए ऐसा है, गठबंधन सरकार बहुत सही ढंग से, सुचारू रूप से और सही दिशा में चल रही है जी। इस तरह की अटकलें जो है विरोधी दल के नेताओं के द्वारा, विरोधी दल के द्वारा इस तरह का कुप्रचार, दुष्प्रचार, अफवाहें, ये तो राजनीति का हिस्सा है। ठीक है। लेकिन प्रदेश की जनता देख रही है कि गठबंधन में जो सरकार है वो अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन कर रही है जी। हरियाणा का विकास जो है पूरी तरह से हो रहा है जी। सरकार बहुत अच्छे ढंग से हरियाणा के युवाओं को रोजगार, हरियाणा के किसान को अच्छी नीति, अच्छी योजनाएं, व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा माहौल दे रही है। थैंक यू सर।